डील हुई, सब कुछ हुआ, बट पैसा नहीं आया। Gurgaon market is a bubble and there is a slowdown coming in. मुझे लगता है कि वो आपकी एक सौतेली माँ है। सुनने से उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया और डेवलपर भाग गया। कोविड के बाद काफी चेंजेस मार्केट में आए हैं। 2012 वाला जो दुनिया फेस मानती है, मुझे लगता है वो फेस रिपीट नहीं होना है। बहुत सारे नोएडा के डेवलपर, गुड़गांव के डेवलपर भाग गए थे। एक इन्वेस्टर के मन में डर बैठ गया था। 5 साल पहले मैं अपने दादाजी के साथ बैठा था तो कि मेरे चाचा ने ले लिया तो मेरे को भी लेना है। आप तो डरा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। जिनके साथ मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है और स्टिल मैं काम करता आ रहा हूँ उनके साथ। सो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है रियल एस्टेट की। आज मैं हूँ तो सब उन्हीं की वजह से हूँ। Hello everyone, a very warm welcome to the very first episode of Talk Realty, sponsored by Mega Realty Max Gurgaon. My name is Kiran. In today's podcast, we have a very special guest and our very first guest as well. A person with indelible charm, profound knowledge and many years of experience in real estate. Let's welcome Mr. Praveen Tawar. बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे टॉक रियल्टी का पहला पर्सन चूज करने के लिए। थैंक यू सो मच किरण। You're most welcome, sir. First things first, आपको कैसा लग रहा है? जनरली बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमें बताया गया आप कैमरा शाय हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। है ना? तो अभी तो आप शाय फील नहीं कर रहे? ना। So let's straight dig into the questions. Sure. So I have some questions for you. Okay. They are from potential clients. They Okay. can be from your friends as well, and from people like me who wants to know more about real estate. Okay. So you have been in real estate for quite some time. काफी टाइम हो गया Yes. आपको. Many years. Yep. So we just want to know how did it all start? So many years back I started my journey. I completed my BTech. Then I moved Delhi. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपनी है LG नोएडा के अंदर स्टैब्लिश्ड है। वहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उस करियर के अंदर 3-4 मंथ्स होने के बाद में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी साथ में ही नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका नाम था क्यूनेट। क्यूनेट के अंदर मुझे बहुत सारे लोग मिले जो रियल एस्टेट के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मुझे लगा, मैं शुरू से मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली रही है और मुझे शुरू से ही सेल्स बैकग्राउंड के अंदर जाना था। समाउ मैंने बीटेक करके मेरा प्लेसमेंट हुआ LG के अंदर। देन स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग और वहाँ से मेरा सर्कल बनना स्टार्ट हुआ रियल एस्टेट वालों के साथ। देन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लगता है कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना चाहिए। देन वन ऑफ माय फ्रेंड इन दिल्ली जिसने मुझे रियल एस्टेट के अंदर एंट्री कराई। लक कहो या कुछ भी कहो, इतना लक साथ रहा मेरे कि मैंने पहले ही मंथ के अंदर, मुझे आज भी याद है, सेक्टर 150 नोएडा के अंदर जो मेरे बॉस हुआ करते थे LG के अंदर, मैंने उन्हीं को ही प्रॉपर्टी दिलाई। मुझे पहली बार रियल एस्टेट एंटर करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग होती है, क्या सैलरी दी जाती है। मुझे उन लोगों ने बताया गया कि आप 50-50% पे प्रॉफिट शेयरिंग पे हम आपको रख सकते हैं। एंट्री करते टाइम मुझे ठीक नहीं लगा, बट बाद में पता चला कि 50-50% तो बहुत अच्छा होता है। जब मेरी पहली ट्रांजेक्शन हुई, समहाउ डील हुई, सब कुछ हुआ, बट पैसा नहीं आया। That's sad. Yes. Then बड़ा नर्वस हुआ कि 1 महीने काम किया, बड़ा अच्छा लगा। पहली बात मैं बताऊंगा, मुझे इस लेवल पे कॉन्फिडेंस मेरा जनरेट हुआ कि मैं जो काम 12 महीने में करने वाला था, जॉब करके जो सैलरी में अर्न करने वाला था, वो मैंने पहले ही मंथ में सब कुछ अर्न कर लिया। तो मेरा कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट को लेके इतना हाई था कि मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, और आज लगता है कि हो गई या होने वाली है। सो वो करियर, स्टार्टिंग करियर था, एक ही मंथ में जिस स्पीड से स्टार्ट किया, एक ही महीने में सब उजड़ गया। देन मुझे पता चला कि मेरी फैमिली के अंदर, मेरे फैमिली मेंबर, माय फर्स्ट कजन, मुझे लगा कि वो गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करे, तो मैंने उनके साथ अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट करने की प्लानिंग करी। भगवान की दया मेरे पे ऐसी बनी कि पहले महीने मुझे गुड़गांव के अंदर में भी मेरी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। समहाउ टाइम अगेन ऐसा रहा कि वो पहली ट्रांजेक्शन जो गुड़गांव के अंदर फैमिली मेंबर के साथ में हुई, वो भी सेलर ने मुझे ब्रोकरेज नहीं दी। पहले 6 मंथ मुझे गुड़गांव मार्केट को समझने में बहुत टाइम लगा, बहुत हार्डवर्क किया। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत ऐसा मार्केट देखा, बाहर आ जाता है, डील होती ही नहीं है, आता है, डील खत्म हो जाती है। समाउ 6 महीने बाद मेरी लाइफ के अंदर एक फरिश्ता आता है, और ऐसा फरिश्ता जिसने मेरे साथ एक ही साथ में 6 दुकानें बुक कराई। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील, पहली डील ही सबसे बड़ी डील हुई, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा अर्न किया।
तो ये जर्नी जो रियल एस्टेट की जर्नी रही है वो किरण जी बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है मेरी लाइफ की. Indeed, I can see that on your face. यस, सो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है रियल एस्टेट की. ये फेस इज लिट अप, पूरा ग्लो कर रहा है, जर्नी बताता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि वाज इट बाय चांस और कहीं बैक ऑफ माइंड यू हैड दिस प्लान कि मुझे, बिकॉज़ आई एम गुड विद सेल्स, जैसे आपने बताया आपका जो परिवार भी है वो बिजनेस परिवार है. यस, तो आप सेल्स में स्टार्टिंग से, वो आपके खून में है. हाँ जी. और आपने एलजी में भी सेल्स में स्टार्ट किया. तो नहीं, एलजी में मैं बीटेक करके एलजी में नहीं था, मैं प्रोडक्शन लाइन में था. बट मेरा शुरू से माइंडसेट जो था मेरा, मैंने कॉलेज में भी नेटवर्क मार्केटिंग खूब की. देन अगेन कॉलेज के बाद मैंने जब एलजी ज्वाइन किया तब भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की. बट देखो, लाइफ ऊपर वाले ने डिसाइड करी होती है कि करियर आपको कहाँ जाना है. वो कब कैसे क्या मूव हुआ मैं भी नहीं आज तक समझ पाया. बट ऊपर वाले ने जो किया वो नेक्स्ट लेवल किया. तो अगर हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डालें तो आप क्या समझते हैं, रियल एस्टेट आपके लिए बाय चांस है या कहीं बैक ऑफ माइंड इट वाज ऑलवेज अ प्लान? आई थिंक बाय चांस है. बाय चांस. बट जो भगवान ने किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. तो अगर आपको क्या लगता है, अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो व्हाट वुड हैव बीन योर अदर चॉइस, द सेकंड चॉइस? आप क्या कर रहे होते आज? सेकंड चॉइस जनरली बताऊं तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे लिए रियल एस्टेट ही बना है. ओके, दैट्स नाइस. और अब आगे आप क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? मुझे लगता है ये इंडस्ट्री जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे लगता था ऐसा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है. बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैंने जब स्टार्टिंग जर्नी में बताऊं, मुझे लगता था कि ऑर्गेनाइज नहीं है. मुझे लगता है कि इसमें अगर तहे दिल से काम किया जाए और एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक पढ़ा लिखा आदमी काम करे तो इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं. आई सेकंड दिस थॉट एब्सोल्युटली. तो अब आप अपने आप को, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. सो मैं आपको दोनों के बारे में बताना चाहूंगा. ब्रोकर और एक कंसल्टेंट में बहुत बड़ा फर्क है. ब्रोकर ऑलवेज सोचता है कि कैसे भी करके डील क्लोज हो जाए. उसको कोई मतलब नहीं है बायर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे, रॉन्ग प्रोडक्ट परचेज करे, राइट प्रोडक्ट परचेज करे. उसका एक ही मकसद है कि यार मेरा प्रॉपर्टी सेल हो जाए और मुझे 1% का ब्रोकरेज हो जाए. और एक अगर मैं गुड कंसल्टेंट की बात करूं रियल एस्टेट के अंदर, वो ऑलवेज बायर का सोचता है. वो बायर की रिक्वायरमेंट किस बारे में सोचता है कि एक्चुअल में बायर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को जो बंदा फुलफिल करता है, आई थिंक मुझे लगता है दिस इज अ कंसल्टेंट. वेरी नाइस. और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड अ चैनल पार्टनर फर्म, सो व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक बोथ आर सेम. बोथ आर सेम. यस. अच्छा, आई हैव दिस क्वेश्चन. आपको क्या लगता है, अभी मार्केट में जैसे होता है, अगर कोई क्लाइंट है तो उसको अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी बुक करनी है तो उस क्लाइंट को चैनल पार्टनर के थ्रू जाना चाहिए, डायरेक्ट डेवलपर फर्म को अप्रोच करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच एंड व्हाई? देखो, मुझे पर्सनली ऐसा बिलीव है कि ऑलवेज क्लाइंट को एक मीडिएटर को चूज करना चाहिए. बिकॉज एक मीडिएटर वो आदमी होता है जो दोनों पक्ष की सोचता है. सेकेंड थिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिएटर प्रॉन्स और कॉन्स दोनों बताता है. डेवलपर सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने को लेता है. डेवलपर को नहीं मतलब कि दूसरा डेवलपर क्या दे रहा है, दूसरा बायर क्या दे रहा है, दूसरा मार्केट में क्या चल रहा है. डेवलपर ऑलवेज अपनी सेल्स पिच करता है. बट एक मीडिएटर आपको एक राइट वे दिखाता है. और मुझे लगता है कि बेस्ट प्राइस की लड़ाई, डॉक्यूमेंट की लड़ाई जो डेवलपर से डायरेक्ट एक बायर कर सकता है ना, वो चैनल पार्टनर उससे बेटर कर सकता है. That's right, actually I feel the same. Yes. Now linking to the same question, एक बायर को should they go through a broker जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम ब्रोकरेज में भी ट्रांसफर करके डिस्काउंट दे सकता है, और a चैनल पार्टनर फर्म? So what do you think is better, a broker or a firm? किसी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए देखो, ब्रोकर आज यहाँ पे है, कल और कहीं शिफ्ट हो जाएगा. ब्रोकर को आप कहीं नहीं पकड़ सकते हो. बट चैनल पार्टनर फर्म या चैनल पार्टनर की कोई भी कंपनी XYZ अगर अपन किसी भी कंपनी को लेके चले तो एक स्टेबल कंपनी के साथ काम करने में तो देखो बहुत सारे बेनिफिट है. कल को कोई भी प्रॉपर्टी में डिस्काउंट मिलता है आपको, या किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए तो वो आपको, मेरे हिसाब से चैनल पार्टनर आपको सर्विसेज ज्यादा बेटर देगा कंपैरिजन टू ब्रोकर. Yes, so there is an entity you can hold accountable in case something goes away, right? So my second question. मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक गुड कंसल्टेंट चूज करते हो, right, मुझे लगता है कि वो आपकी एक सौतेली माँ है. सौतेली माँ अगर बोला जाए कि जो कि आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि ज्यादा ध्यान रखती है, बट आपका इतना ध्यान रखेगी कि आपको कैसे पैसा अर्न करना है, कब उसको बेचना है, कब उसको खरीदना है. एक राइट वे आपको एक गुड कंसल्टेंट 100% बताएगा. तो मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव है कि अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने मार्केट में निकलो तो आपको एक गुड कंसल्टेंट चूज करना चाहिए.
जिस पे आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर आपने एक गुड कंसल्टेंट चूज किया तो 100% मुझे लगता है कि आपकी राइट इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। Right. So linking to the same question and going Yes. forward, what do you think a buyer should keep in mind while investing? मतलब उन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक इन्वेस्टर को, या और मे बी बायर एंड यूजर भी है, जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है जो शायद वो नहीं रख पाते हैं, या मे बी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स होंगे, उनके भी बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगे। तो अगर हम एक बहुत शॉर्ट में बताएं कि कौन सी चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए while buying a property? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मार्केट को देखते हुए आज की डेट में मार्केट में अब तो वैसे ये बहुत कम हो रहा है, बट मैं अगर पुरानी बात करूं तो सबसे पहले क्लाइंट को रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी देखनी चाहिए कि प्रोडक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो आपका पैसा फंसने का चांस बहुत कम हो जाता है। सेकंड थिंग, मैंने गुड़गांव में एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एंट्री एग्जिट का रास्ता ही नहीं है। बहुत सारे डेवलपर रास्ते को रेंट पे परचेज करते हैं। समाउ 8 साल 10 साल 12 साल सब चीजें ठीक चलती है, 12 साल बाद एक मोड़ आता है कि आपका रास्ता रोक दिया जाता है। मुझे लगता है कि आपको वो प्रॉपर्टी चूज करनी चाहिए कि जिसका रास्ता क्लियर हो, रेरा अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो, डेवलपर अच्छा चूज करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर्टी लेके आ रहा है मार्केट के अंदर, जो नया डेवलपर एंटर कर रहा है, उसका बैकग्राउंड आपको 100% चेक करना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो मार्केट में आए, किसी के कहने से, किसी के सुनने से उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया और डेवलपर भाग गया। मुझे लगता है कि डेवलपर की, अगर किसी नए डेवलपर के साथ अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो आपको उसका बायोडेटा पूरा क्लियर चेक करना ही चाहिए। So basically, do not go for a property, और ये जो प्री लॉन्चेस में चलते हैं before coming of the RERA। देखो, मैं आपको बोलूंगा कि प्री लॉन्च में पैसा लगाना गलत बात नहीं है, बट गलत बात है किस डेवलपर के साथ लगाना है, okay. किस प्रोडक्ट में लगाना है। उस प्रोडक्ट के अंदर लैंड लाइसेंस आ रखा होता है तब प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाता है। अगर आप सब चीज अगर बायोडेटा चेक करके करते हो तो आप 100% पैसा अर्न करते हो। राइट। सो आप प्री लॉन्च में पैसा लगाओ, बट वो भी ये देख के आप किस डेवलपर से। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ डेवलपर शुड बी tier 1 डेवलपर में, राइट, वी कैन कॉल इट। ओके। हमने देखा है कि कोविड के बाद काफी चेंजेस मार्केट में आए हैं, प्रेफरेंसेस में भी और ट्रेंड्स में भी। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू सी कि क्या चेंजेस मार्केट में आए हैं इन पोस्ट कोविड एरा? कोविड के बाद में मुझे ऐसा बिलीव है कि कोविड के बाद में लोगों को बड़े अपार्टमेंट में रहने का पसंद ज्यादा आने लगा है। लोगों की बात करें आज की डेट में, अगर आप नोट डाउन करोगे कि एवरी डेवलपर आज डेक बालकनी बनाना स्टार्ट कर चुका है। बिकॉज बालकनी पहले 4 फीट बालकनी, 5 फीट बालकनी यूजुअली डेवलपर बनाता था, बट आज मार्केट में कोविड के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। बदलने का रीजन, बहुत सारे ऑफिसर्स वर्क फ्रॉम हो चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से लोगों को लगता है कि अपार्टमेंट बड़ा होना चाहिए। हाँ, the composition, demographic composition change हो रहा है। Work from so लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज है कि अपार्टमेंट, बिगर अपार्टमेंट होना चाहिए, बड़ी बालकनी होनी चाहिए। तो कोविड के बाद में मुझे ऐसा लगा कि आज की डेट में बड़े लग्जरी अपार्टमेंट, लाइफस्टाइल अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ी है। राइट। और एक ये बहुत ज्यादा, अब कोविड के बाद में लोग एक्चुअल में जीना सीख गए। अगर मैं पर्सनली आपको बोलूँ कि कोविड आने के बाद में हर किसी इंसान को ये लगने लग गया है कि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा ऊपर वाला जाने। हाँ। तो मुझे लगता है लोग अब लाइफ एक्चुअल में, अब जो लोगों को चीजें जो समझ आती है कि अब लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहिए। Very philosophical। पहले दुनिया पैसा बचाती थी, बट मुझे लगता है कि अब दुनिया पैसा बचाने में बिलीव नहीं करती है। Everybody wants to be alive before they're actually dead। Exactly। That's why थोड़ा सा डिफरेंस चेंज हुआ है, लोगों का नजरिया चेंज हुआ है। लोग अपार्टमेंट, पहले बेसिक अपार्टमेंट की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा थी, बट अब वो डिमांड लग्जरी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। राइट। हाँ, इसलिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं कि लग्जरी ऊबर लग्जरी गुड़गांव में तो, और पेरिफेरी। सो अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में मार्केट में अपार्टमेंट सेल नहीं होता। आज की डेट में मार्केट में लाइफस्टाइल सेल होती है कि कौन सा डेवलपर क्या लाइफस्टाइल दे रहा है। राइट। अच्छा प्रवीण जी, हम बहुत सारी हाइप अप देखते हैं हर जगह। देयर आर सो मेनी वीडियोस, जहाँ भी आप देखो, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कह रहे हैं गुड़गांव मार्केट इज अ बबल एंड देयर इज अ स्लो डाउन कमिंग इन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चांसेस ऑफ स्लो डाउन इन, स्पेशली पर्टिनेंट टू गुड़गांव मार्केट? क्या स्लो डाउन एक्चुअली में है? इज इट रियली अ बबल, और ये सिर्फ मतलब एक हवा है या सिर्फ रूमर्स हैं? सो व्हाट डू यू थिंक? देखो, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बोलूंगा। रियल एस्टेट ना एक बिजनेस है, 12 महीने एक जैसा नहीं चलता, कभी 12 महीने एक जैसा नहीं चलता।
कभी भी 2 महीने अगर डाउन आया तो हर किसी को लगने लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा। मैं आपको एक बड़ा नंबर्स के साथ एक बात करना चाहूंगा। देखो, रियल एस्टेट तब डाउन जाएगा जब सप्लाई और डिमांड का गेम है पूरा रियल एस्टेट। जब सब ओवर सप्लाई होने लग गई तब मैं बोलूंगा कि प्राइस डाउन आएंगे या स्टेबल होंगे। अगर पॉपुलेशन की बात करें, आप गूगल करोगे तो आप देखना हर साल 1.5 लाख जनसंख्या हर साल नई एंटर कर रही है अपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर 1.5 लाख जनसंख्या की अगर बात करें तो मोटा मोटा एक हिंदू फैमिली या इंडियन फैमिलीज के अंदर 4 लोग होते हैं। अगर उनकी काउंटिंग करें तो 40,000 फैमिलीज हर साल दिल्ली एनसीआर में एंटर कर रही है। क्या आपको लगता है 40,000 अपार्टमेंट हमारे यहाँ हर साल रेडी टू मूव हो रहे हैं? इम्पॉसिबल। You're right. I'd like to agree, and I'd like Second to thing, add something as yes. well, because the studies also suggest कि migration population से different. Yes. एक तो आपके जो आपके demographic increase हो रहा है, आपके new births हो रहे हैं, Right. उसके अलावा migration is higher in Delhi 100%, NCR. 100%। और एक मैं बात बोलूंगा, आज लैंड का प्राइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज एक मैं मार्केट में बूम बताता हूँ। आज द्वारका एक्सप्रेस वे 30 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट, जब 30 करोड़ का लैंड सेल होता था तो प्राइस वहां पे था 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12,000 रुपए के आसपास का फ्लैट का प्राइस घूम रहा होता है। एकदम से मार्केट के अंदर बूम आया, प्राइस 60 CR पर एकड़ का प्रोडक्ट आने लग गया। 60 CR पर एकड़ में लैंड सेल होने लग गई। तो जब 60 एकड़ में लैंड सेल होने लगी तो प्राइस हो गया 18 से 20,000 रुपए। मैं आपको एक मैथ्स बताता हूँ। गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने ग्लोबल सिटी की प्लानिंग करी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। प्लानिंग करने के बाद में उन्होंने जो बिडिंग स्टार्ट करी है 110 करोड़ रुपए पर एकड़ के अंदर। जब आप 110 करोड़ रुपए पर एकड़ के अंदर अगर आप लैंड परचेज करोगे तो आप मान के चलो 30 से 35,000 रुपए से नीचे प्रोडक्ट नहीं आना है। जब आप एक प्रोडक्ट 30 से 35,000 रुपए ला रहे हो तो आसपास वाला प्रोडक्ट कभी भी डाउन नहीं आएगा। जब वो 35,000 का प्रोडक्ट आएगा तो एडजॉइनिंग वाला प्रोडक्ट 25,000 के आसपास 100% घूमेगा। डिमांड कम नहीं होनी है। वो फेज 2012 वाला जो दुनिया फेज मानती है, मुझे लगता है वो फेज रिपीट नहीं होना है। वो फेज रिपीट नहीं होने के पीछे मैं एक और आंसर दूंगा। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को लेके ज्यादा टाइम दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि 2012 में बहुत सारे टर्म्स रहे हैं मार्केट डाउन जाने का। पहला टर्म्स रहा है कि ओवर सप्लाई था। सेकेंड चीज, बहुत सारे डेवलपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे नोएडा के डेवलपर, गुड़गांव के डेवलपर भाग गए थे। एक इन्वेस्टर के मन में डर बैठ गया था और वो डर की वजह से मार्केट 5-6 साल स्टेबल हो ही नहीं पाया। अब वो डर नहीं रहा। अब जब से रेरा आया है तब से मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया है। अब एक क्लाइंट को पता है कि मेरे को प्रोडक्ट हैंडओवर 100% हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये मार्केट 2012 वाली रिपीट नहीं होनी है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा। मैं 5 साल पहले मैं अपने दादाजी के साथ बैठा था, तो हमारी आपस में ऐसी बातचीत स्टार्ट हुई जब मैं रियल एस्टेट में ही था। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि दादाजी, जब आप अपने टाइम के अंदर, जब आप भी 25 साल की एज में जब आप कमाते थे तो आपकी मंथली सैलरी क्या थी? दादाजी ने आंसर दिया कि 200 रुपए। मुझे ऐसा लगा कि 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए। मैंने सेम टाइम कैलकुलेट किया। उस टाइम 200 रुपए के अंदर गोल्ड का प्राइस जब 200 रुपए का था तो गोल्ड का प्राइस, 1 तोले का प्राइस 400 रुपए हुआ करता था। तो मोटा मोटा आज 1 तोले का प्राइस 1,30,000 रुपए का रेट है। मुझे लगता है कि अगर मैं उस 200 रुपए से कंपैरिजन आज करूं तो आज मेरे हिसाब से मेरे दादाजी उस टाइम 1,30,000 रुपए कमा रहे थे। और एक और चेंज जो मैंने उनसे डिस्कशन किया कि उस टाइम प्रॉपर्टी का प्राइस क्या था, तो मुझे दादाजी कहते हैं कि प्रवीण, प्रॉपर्टी उस टाइम एक अच्छा अपार्टमेंट उस टाइम नहीं थे, एक अच्छा अगर घर खरीदने जाओ तो 10,000 रुपए में आप घर खरीद सकते थे। 10,000 मोटा मोटा आप मानो तो 4 साल के अंदर आप घर परचेज कर सकते थे उस टाइम के अंदर। वो टाइम 4 साल के अंदर आप अब नहीं खरीद सकते। 4 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी 10,000 रुपए में उन्होंने बनाई, वही प्रॉपर्टी आज वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आज हर कोई कहता है कि काश मेरे दादाजी ने 100 किले ले लिए होते तो मेरी अगली 4 जनरेशन बहुत सुखी जीती। तो मुझे लगता है कि आज वो मुझे दादाजी वाला फील आता है कि मेरे को प्रॉपर्टी में पैसा लगाना ही लगाना चाहिए, ताकि मेरी अगली 3 जनरेशन ये सोच सके कि प्रॉपर्टी पैसा बना के देती है। घर बैठे मैं पैसा लाइफ टाइम जी सकता हूँ। मुझे लगता है प्रॉपर्टी में 100% पैसा लगाना चाहिए। You're right. और जैसे वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमा के देती है। बिल्कुल।
अभी आपने बोला कि जैसे सब सोचते हैं कि हमारे दादाजी ने अगर उस टाइम पे जमीन ले ली होती, यस सो माय क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू दैट. सो व्हाट डू यू थिंक, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, शुड दे बाय अ प्लॉट और अ हाई राइज. तो जमीन की वैल्यू घट रही है और अपार्टमेंट्स समहाउ डेप्रिशिएट होते हैं क्योंकि दे रिक्वायर मेंटेनेंस एज वेल, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई शुड दे इन्वेस्ट इन हाई राइज व्हेन दे कैन इन्वेस्ट इन अ plot or maybe piece of land, right, other than just the payment plan? okay, or whether should they invest in plots or high rise? What do you think, which is देखो a better ये मैं investment? बोलना चाहूंगा कि आप टीयर 1 सिटी में ले रहे हो, टीयर 2 सिटी में ले रहे हो. अगर अपन बात करें गुड़गांव मार्केट की तो आज प्लॉट का रेट बहुत हाई हो चुका है. आप नॉर्मल प्लॉट को भी लेने जाओगे तो 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता है. अगर कोई इन्वेस्टर आज की डेट में 300 गज के प्लॉट को अगर परचेज करता है, रफली अराउंड 10 CR की अगर प्लॉट बाई करता है, तो उसको 2 महीने के अंदर आपको 10 करोड़ रुपए पूरे देने पड़ते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि अगले 4 साल में 10 करोड़ के 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, आपका कैपिटल डबल नहीं होगा. 10 करोड़ का 20 करोड़ रुपए. मेरा मानना है कि अब वो फेस नहीं है कि आपको 10 करोड़ रुपए के 10 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए. मेरा मानना है कि आज के टाइम में आपको फ्लैट में 100% पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज पैसा बनता है आपका ऑलवेज पेमेंट प्लान पे. फ्लैट के अंदर अगर बात करें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर अपन 25% की भी पेमेंट की बात करें तो आपको पैसा देना पड़ता है ओनली 2.5 CR. अगर आप 2 साल तक प्रोडक्ट वेट करते हो, किसी गुड डेवलपर के साथ गुड प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाते हो, मुझे लगता है कि आपको कैपिटल डबल होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आज की डेट में पैसा बनाया जाता है पेमेंट प्लान के ऊपर. मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा. गुड़गांव मार्केट में लास्ट 4 ईयर से बहुत सारे डेवलपर ने सबवेंशन पेमेंट प्लान निकाला. सबवेंशन पेमेंट प्लान में सिर्फ 10% या 15% पैसा आपकी पॉकेट से जाता है, रेस्ट आपका बैंक लोन होता है और बैंक EMI डेवलपर बेयर करता है यूजुअली. 15% पैसे के अंदर आपने 2000 रुपये महंगा प्रोडक्ट परचेज करके भी हर प्रोडक्ट में हर बायर ने, हर इन्वेस्टर ने गुड़गांव मार्केट में पैसा बनाया. वो बनाया ही इसीलिए कि पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल था, पॉकेट से पैसा कम गया. तो मेरा मानना है कि आपको हमेशा पेमेंट प्लान पे पैसा लगाना चाहिए रादर देन 100% पेमेंट की तरफ. 100% पैसा डबल होने में बहुत टाइम लगता है, 20% पैसा डबल होने में टाइम नहीं लगता. मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में फ्लैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. राइट. सो आई हैव अनदर क्वेश्चन स्पेशली रिलेटेड टू दिस वन. आपको क्या लगता है कि कितना % कॉर्पस अगर किसी के पास है तो उसको किसी प्रोजेक्ट में घुसना चाहिए अगर उसके पास 100% पेमेंट नहीं है तो? देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि बहुत सारे कस्टमर मुझे बोलते हैं कि यार मैंने पैसा नहीं बनाया रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट बड़ा खराब है, रियल एस्टेट में मैंने पैसा चलाया. मैं उन इन्वेस्टर को, उन बायर्स को एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी वो गलती नहीं करनी चाहिए कि आपके पास पॉकेट में 25 लाख रुपए हैं और आप किसी भी एक ब्रोकर से इन्फ्लुएंस होकर 25 लाख रुपए, मतलब मोटा मोटा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, 1 करोड़ की फ्लैट में 25% पैसा लगा के आप ये प्लान कर लेते हो कि मेरा 1 साल में प्रोडक्ट सेल हो जाएगा. आपको किसी भी एक ब्रोकर की बात में आके उस प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जब आपके पास पैसा फर्स्ट 25% का पैसा है और अगला पैसा आपके पास नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट में पैसा या उस टाइम आपको रियल एस्टेट मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जब तक आपके पास 50 से 60% पेमेंट अरेंज नहीं हो. So according to you, one should have at least 50 बहुत सारे ब्रोकर इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि सर आपके पास तो 1 करोड़ रुपए, आप एक काम करो 4 प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, एक फ्लैट बाई करने की जगह पे आप 4 फ्लैट बाई करो, 25-25 लाख रुपए हर एक यूनिट में डालो. वो इन्वेस्टर, वो बायर हमेशा चला है, एकदम से प्रॉपर्टी में पोजीशन आ जाता है. बहुत सारे डेवलपर टाइम से पहले प्रोडक्ट दे देते हैं, उनकी टाइम की जर्नी 5 साल होती है, बट उनको लगता है कि मेरे को तो प्रोडक्ट पहले मिल गया, पैसों का अरेंजमेंट होता नहीं है, सारी चीज़ें हिल जाती है, तब उनको लगता है रियल एस्टेट मेरे लिए बनाई नहीं है. बट मुझे लगता है कि उन्होंने इनिशियल स्टेज से ही अपना गलत कदम स्टार्ट किया, तब मुझे लगता है कि उनको लगता है कि रियल एस्टेट हमारे लिए नहीं बना या रियल एस्टेट खराब है. Right. What do you think, Praveen, is more important for buyers? Amenities in a product or the location of the product? Purpose or placement? देखो दोनों चीज देखनी चाहिए. रियल एस्टेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले लोकेशन देखना चाहिए. सारा गेम लोकेशन का है. रियल एस्टेट के अंदर सारा गेम लोकेशन का है. आपकी लोकेशन कौन से प्रोडक्ट की कौन से रोड पे आ रही है, कितने मीटर की रोड पे आ रही है, आसपास में गवर्नमेंट की डेवलपमेंट क्या आ रही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्राइस बढ़ता है वो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट से बढ़ता है. आसपास में कमर्शियल स्पेस की आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले मद्देनजर रखना चाहिए लोकेशन को. उसके बाद डिपेंड ऑन द बायर टू बायर और पॉकेट टू पॉकेट, किसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, कौन क्या एमिनिटीज चाहता है,
कौन बेसिक प्रॉपर्टी में रहना चाहता है, कौन लग्जरी में रहना चाहता है, कौन उबर लग्जरी में रहना चाहता है। तो वो एक अलग थिंग है कि सबकी एक अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी पॉकेट है। बट मुझे लगता है कि आप चाहे बाई प्लॉट करो, चाहे आप फ्लैट बुक करो, आपको लोकेशन सबसे पहले आपका टारगेट लोकेशन रहना चाहिए। Right. Okay, this is my favorite question. So, how can a common person, somebody like me, can make money in real estate? बिल्कुल basic से. So, if I have example, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो how do I invest it and I can make money without any fail? देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। Okay. ऐसा मेरा मानना है। अगर आप 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और एक गुड डेवलपर के साथ अगर एंट्री करते हो, गुड लोकेशन के साथ एंट्री करते हो, तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वो 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है अभी मेरे फॉर एग्जांपल 25% जाने मे बी 1 ईयर, राइट, मे बी 8 मंथ्स, राइट। तो मेरा 75 लाख इज इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो उसमें तो कुछ वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसको तो डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि इधर इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन मेरी मनी की वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो रही है। देखो, वो भी गलती है ना कि आपको मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा, एक इंसान वो भी गलती करता है कि 18 महीने जाने में टाइम नहीं लगता। सेकंड डिमांड 18 मंथ्स 15 मंथ्स या 2 इयर्स में जो डिमांड आती है, अगर आपने उस पैसों का अरेंजमेंट करके नहीं रखा है, अगर अगली डिमांड आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो आप अपनी पॉकेट को जो 25% दिया वो भी तो लूज कर लोगे। तो इन दैट सेंस तो आपको 100% कॉर्पस के साथ ही रेडी रहना पड़ता है फिर तो देन व्हाई? देखो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके काम करना चाहिए। आपको 75 लाख रुपए अगर आपके पास अभी है, तो आपको पता है कि मैं उस पैसे को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 25 लाख रुपए अभी लगाओ, 50 लाख रुपए की आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में भी आप पैसा लगा सकते हो, 50 लाख रुपए कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी पैसा लगा सकते हो। आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक गुड कंसल्टेंट के साथ काम करना चाहिए, ताकि वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग बताए आपको कि आप 15-25% पैसा कब लगाना है, 75 लाख रुपए बाकी के पैसे कैसे अरेंजमेंट करने हैं, तभी आप पैसा बना पाओगे। आप कह रहे हो कि एक आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, 100% बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो इन दैट केस पीपल, क्योंकि फियर इमोशन इज अ वेरी बिग फैक्टर स्पेशली व्हाइल इन्वेस्टिंग एंड इन रियल एस्टेट। देखो, मैं आपको एक रियल एस्टेट की एक और बात बताता हूँ। हमारी इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि कस्टमर बहुत गलतियां करता है। गलतियां क्या करता है कि किसी की भी कही सुनी बातों में सबसे ज्यादा बिलीव करता है कि मेरे चाचा ने ले लिया तो मेरे को भी लेना है। आप एक शूज खरीदने भी जाते हो ना, तो बहुत लेफ्ट राइट आगे पीछे करके देखते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये दाएं कमी है, बाएं कमी है। बट आप एक प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो, आप अपनी लाइफ की सारी इनकम लगाना चाहते हो, वहां पे आप अपने चाचा, ताऊ, दोस्त, उन पे बिलीव करके आप पैसा लगा देते हो। मेरा मानना ऐसा है कि आपको खुद को प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी लाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पैसा बना सकती है, तो आपको पैसा रियल एस्टेट में एंटर कराना चाहिए। आप तो डरा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी भी बायर को डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस अवेयर कर रहा हूँ। ओके, आपके हिसाब से वो कौन लोग हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से बर्बाद हो सकते हैं? आबाद तो सब लोग हो जाते हैं, बर्बाद बहुत सारे वो कस्टमर हैं जिनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं है, 25% पेमेंट है, 100% पैसे के अंदर उन्होंने पैसा लगा दिया है। वो लोग हमेशा बर्बाद होंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। risk is also injurious and high stability is also injurious. 100%. क्या करे फिर इंसान? देखो इंसान, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक आपको 100% फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आपकी लोन की प्लानिंग नहीं है, तो आपको लेमन लैंग्वेज बात करो तो उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। ओके, तो नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए। So let's take some personal questions. Praveen, in your journey, what have you learned? How do you actually handle with confused client? बहुत सारे client ऐसे होते हैं, वो आपको आके बोलेंगे आप एक प्रोजेक्ट पिच कर रहे हो, 10 प्रोजेक्ट्स को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं एंड वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? मैं बेसिकली ऐसे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके ही आप उनको मोल्ड कर सकते हो या उनको समझा सकते हो। सबसे पहले मुझे लगता है कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट जाननी चाहिए कि एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट है क्या। एंड यूज है, इन्वेस्टमेंट है, 3 BHK है, क्या लाइफस्टाइल वो चाहते हैं। सो एक गुड़गांव के अंदर वैसे तो सारे प्रोडक्ट अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी से अलाउड होते हैं, बट एक्चुअल में अल्ट्रा लग्जरी कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, देन आप एक एक करके एक एक प्रोडक्ट को बैक साइड कर सकते हो। देन एक प्रोडक्ट को गुड डिसीजन ले सकते हो कि ये डेवलपर बेटर है, ये लाइफस्टाइल ज़्यादा दे रहा है, ये लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, इसकी लोकेशन अच्छी है,
देन आप किसी भी एक बायर को अपने सपनों का घर दिला सकते हो कि आपके सपनों का एक्चुअल में ये अपार्टमेंट या ये एक्चुअल में ये डेवलपर जो है, जो आपके एक्चुअल में आपका सपनों का घर है। Right. Praveen, one more question. When you meet clients and Right. buyers, तो वो कौन से किस टाइप के बायर्स होते हैं जिनके साथ आपको कॉन्वर्सेशन में या आपकी डीलिंग में हैंडलिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है? You love them actually. मुझे 2 कस्टमर्स के साथ बड़ा मजा आता है। एक जिसकी सबसे ज़्यादा क्वायरीज हो, Okay. जो बहुत अच्छी प्लानिंग करके, अच्छा सोच समझ के जो प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके बहुत ज़्यादा क्वायरीज होती है, मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड बायर। सेकंड, मुझे पर्सनली अगर मैं बात बताऊं कि मुझे सबसे अच्छा बायर वो लगता है जो अपने सपनों का पहला अपार्टमेंट लेने मार्केट में निकलता है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है जब मैंने उसकी बुक क्लोजिंग कराई या उसको अपार्टमेंट दिलाया। मुझे लगता है मैंने किसी के ड्रीम्स पूरे करने में मैंने उसकी हल्की सी मदद करी है। Okay. You have a very philosophical side to you. We can see that. Thank you so much for your insights, Praveen. And let's wrap up with the last question. Yes. And one of my most favorites as well. I'm looking forward to your answers actually. Who has been that one person who had the greatest influence on you, or you can see him or her as a mentor or an ideal for your life? Who's that one person? वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, जिनके साथ मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है और स्टिल मैं काम करता आ रहा हूँ उनके साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग फेज देखे, मार्केट अप, मार्केट डाउन, हमने रॉन्ग प्रोडक्ट चूज़ किया, बहुत सारा पैसा हम लोगों ने जलाया, बहुत सारे क्लाइंटेज हम लोगों ने गंवाए। मुझे लगता है कि मैंने उनको कभी भी ऐसी सिचुएशन में या ऐसे फेस में कभी नहीं देखा कि वो डाउन फील कर रहे हैं। मैं ऑलवेज, वो मेरी लाइफ के मेंटोर रहे हैं। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, मिस्टर राजेश चौहान, जिनको देख के मैं हमेशा अपनी एक एनर्जेटिक, अपनी डेली दिनचर्या को डबल कर देता हूँ। उनका डेली रूटीन और उनकी जो जर्नी रही है, छोटे से गांव से स्टार्ट करके आज इस बड़े एम्पायर के साथ, मैंने उनके साथ काम करके जनरली अपनी लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाया। I agree with you. We have all seen his journey, and we are all, inspired by him. Yes. In fact, even I love a particular thing about Sir Rajesh sir. I have had the chance to meet him, quite some time. He always has a very serene, calm, and peaceful, positive. What do we call it? That positive outlook उनका हमेशा face पे है. You can see that how calm he is, as a person. मैं आपको बोलना चाहूँगा, he is a visionary man. उनका एक विजन है, वो ऑलवेज उस एक विजन के साथ चलते हैं और उसी के मद्देनजर उनको देखते हुए हम भी उस विजन के साथ अपने कदम बढ़ाते चल रहे हैं। हमें लगता है कि वो जिस रास्ते से चले हैं और जिस रास्ते से चल के उन्होंने मंजिल हासिल की है, हमें लगता है कि हम उनको देखते हुए या उनके जैसे चल के हम भी अपनी मंजिल कहीं ना कहीं पार ले जाएंगे। Very nice, Praveen. Today's session was amazing. Thank you so much. I learned a lot. I got some answers, some are pending. I'll catch you after. Thanks Talk Realty team. Thanks a lot. मैं अगेन बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस पॉडकास्ट का पहला हिस्सा बनाने के लिए। मैं बहुत आप लोगों का आभारी रहूँगा। मैं बहुत अपने इन्वेस्टर्स, अपने बायर्स, अपने कलीग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं हूँ तो सब उन्हीं की वजह से हूँ। थैंक यू।